हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा 35वां क्लास है। इसके पूर्व में मैंने 34 क्लास और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो ये ज़रूरी है कि इस क्लास को वो डेमो के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन यदि उनको इकोनॉमिक्स को लेकर अच्छी समझ बनानी है तो ये ज़रूरी है कि वो जाके हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखें। प्रीवियस क्लासेस को देखते हुए जब यहाँ पे हमारे साथ इस यात्रा को पूरा करेंगे तो इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत ही सहज और उनका कॉग्निटिव विजडम बहुत अच्छा हो जाएगा इस सब्जेक्ट को लेकर। यदि जो स्टूडेंट के अलावा भी इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं और वो हमसे जुड़ रहे हैं तो वो भी इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसान भाषा में मैंने व्यवहारिकता से सिखाया है, इकोनॉमिक्स पढ़ाने का प्रयास किया है। आपको बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स समझ में आता चला जाएगा। लेकिन आप प्रीवियस क्लासेस से होते हुए इस यात्रा को पूरा करेंगे तभी आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही सहज हो जाएंगे। ये तकरीबन 2.5-3 महीने की जो यात्रा है, इसमें आप इकोनॉमिक्स को लेकर एक अच्छी सोच और समझ आपकी बन जाएगी। मैं आप लोगों को बहुत ही यकीन दिलाता हूँ कि जब मैं इस क्लास को ख़त्म करूँगा इकोनॉमिक्स को, वैसे ही ये सब्जेक्ट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतना डायनामिक है। प्रतिपल जो है इसमें सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको बना दूंगा 3 महीने में कि आपके लिए कुछ भी अछूता नहीं रहेगा। आप किसी भी चीज़ पे असहज महसूस नहीं करेंगे, सारी चीज़ें आप सहज हो जाएंगी। बुक पढ़ेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और पेपर पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। कहने का मतलब है मैं इकोनॉमिक्स को लेके आपको बहुत ही सहज कर दूंगा। हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे कुछ चीज़ें। आज देखिए, मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू करने वाला था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मेरी अभी छूट गई हैं इस चैप्टर को लेके। 2-3 पॉइंट है जो छूट गए हैं, तो मैं इनको आज थोड़ा सा समेट लेता हूँ। टाइम बचता है तो मैं जो है भुगतान संतुलन शुरू करूँगा, नहीं तो मैं फ्रेश क्लास से नेक्स्ट डे जो है भुगतान संतुलन शुरू करूँगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन जो इस चैप्टर में थोड़ा कुछ 1-2 पॉइंट छूटे हैं और थोड़ा एनालिसिस करना छूटा था, तो वो सारी चीज़ें मैं एनालिसिस कर लेता हूँ। उसके बाद में जो है भुगतान संतुलन अगर टाइम बचता है तो मैं शुरू करूँगा। ठीक है, आप मेरे साथ फिर क्लास में इंटरेक्ट हो। देखें, हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि एक था ऋण, बारोइंग, और दूसरा है विनिवेश। ये बहुत ही चर्चा का विषय है, विनिवेश। ये 2 पॉइंट। देखें, हमारी जो समस्या है, हमारा आय कम है और व्यय ज़्यादा है। व्यय ज़्यादा है और व्यय इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारा कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कुछ ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। हमारा और आपका जैसे बजट होता है, जितना आय हुआ उसी हिसाब से हम लोग खर्चा करते हैं। देश के केस में ऐसा नहीं संभव है। देश क्या करता है कि एक टारगेट तय करता है कि हमें इतना % ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ प्राप्त करने के लिए वो खर्चे करता है और खर्चे को पूरा करने के लिए वो आय का साधन अपनाता है। वो जब उसके पास आय जो है जितनी उसकी है, यानी राजस्व आय जितनी है, उतने से जब काम नहीं बनता है तो वो फिर जो है या तो ऋण लेता है या फिर विनिवेश करने के उस पे जाता है। यानी कि उसके पास जो कमी होती है पैसे की, उसकी भरपाई विनिवेश या ऋण से करता है। तो विनिवेश अच्छा है कि ऋण अच्छा है? हमारी पुरानी पॉलिसी जो थी वो विनिवेश की नहीं थी, ऋण की थी। हम 1951 से लेकर अभी तक ऋण लेने का काम करते रहे हैं, लेकिन विनिवेश भी इस समय बहुत चर्चा में है। विनिवेश का पहली बार कॉन्सेप्ट जो भारत में दिया था, श्री मनमोहन सिंह साहब ने दिया था 1991 में। लेकिन उस टाइम जब ये विनिवेश शुरू किया गया तो भ्रष्टाचार के कारण जो है ये सही सफल हो नहीं पाया। फिर 2012-13 में शुरू किया गया, फिर से जो है उसको सफलता नहीं मिली। लेकिन जो ये मौजूदा सरकार है उसको विनिवेश में काफ़ी सफलता मिल रही है। तो विनिवेश ज़्यादा अच्छा है कि ऋण ज़्यादा अच्छा है? मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस करूं और 1-2 पॉइंट और बचे हैं, मैं उसको चर्चा करने के बाद मैं चलता हूं भुगतान संतुलन पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखें, विनिवेश, लोग इस समय की जो सरकार है ये ऐसा प्रदर्शित करती है कि जैसे विनिवेश जो है बहुत अच्छा है, ऋण के कंपेरिजन में विनिवेश ज़्यादा अच्छा है। लेकिन देखें, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूं कि जो राजस्व घाटा, सारी समस्या जो शुरू होती है
यहाँ से शुरू होती है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का मतलब क्या है कि हमारा राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय ज़्यादा है किससे? राजस्व इनकम से, रेवेन्यू रिसिप्ट से। यानी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से। ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारा घाटा है। और घाटा कितना है? हम मान लेते हैं कि मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 150 है और रेवेन्यू रिसिप्ट मान लीजिए 100 है। तो ये जो आया ये 50 जो कि पॉजिटिव में है। तो ये जो 50 रुपये की भरपाई है, ये भरपाई का हमारे पास दो ऑप्शन है। एक हम विनिवेश करें, दूसरा हम ऋण लें। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अपने कम कर लें, रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ा लें? तो हमारे पास अभी तक फिलहाल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने का कोई स्कोप नहीं, क्योंकि देश की तरक्की के लिए जो ग्रोथ रेट तय होता है वहां पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपको खर्चा करना पड़ेगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट इसको बढ़ाने का स्कोप है हमारे पास, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं रोज हमको एक ही शब्द बताना पड़ता है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तो कुछ तो भ्रष्टाचार की बात है इकोनॉमिक्स को लेके, यानी कि भ्रष्टाचार की जब मैं प्रतिदिन चर्चा कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी कारण है इकोनॉमिक एक्टिविटी में भारत के फॉल डाउन का, तो उसका मेन श्रेय जो जाता है वो भ्रष्टाचार। यदि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया जाए, एक मैं सेपरेट क्लास लूँगा जिसमें भ्रष्टाचार पे ही सिर्फ चर्चा करूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो रीढ़ की हड्डी है और उसमें रीढ़ की हड्डी को ही डैमेज करने का प्रयास कर रहा है वो सिर्फ भ्रष्टाचार है। यदि भारत के इकॉनमी से भ्रष्टाचार को अलग कर दिया जाए किसी भी तरीके से, तो भारत की इकॉनमी अमेरिका की इकॉनमी को कहीं पीछे छोड़ सकती है। इतनी हमारे पास क्षमता है, लेकिन इतनी क्षमता होने के बाद भी हमें विनिवेश पे जाना पड़ता है, हमें ऋण पे जाना पड़ता है। अब आप समझें कि ऋण बेहतर है कि विनिवेश बेहतर है। विनिवेश उस तरह से है कि जैसे आप जो है अपना घर बेच के पैसा इकट्ठा करें और उस पैसे का यूज हम जो हमारा ये 50 रुपये का नुकसान है इसको पूरा करने में करें। ठीक है, हम घर बेच के, एक तरीका ये है कि हमारा कोई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम बेच दें और बेच के जो है हम 50 रुपये का यूज कर लें। ये भी भारत की तरक्की के लिए, जो 50 रुपये खर्च हो रहा है भारत की तरक्की के लिए ही है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं हम, यानी हम अपनी तरक्की के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है जो प्रॉपर्टी हमारी बिक रही है वो हमारे भविष्य को प्रभावित करेगी। यानी कि भविष्य में हमारे आय के सृजन में जो इसका योगदान था वो कम हो जाएगा। और दूसरा ऋण। ऋण से क्या होगा? ऋण से जब आप ऋण ले रहे होते हैं तब आप उससे ये काम तो कर लेंगे, लेकिन जब ऋण का व्यय होना शुरू होता है, उसका ब्याज, फिर मूलधन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती हैं। आपके रेवेन्यू देखें, जैसे ये जब ऋण लिया जाता है तो ये पूंजीगत प्राप्ति में होता है, लेकिन जब इसका ब्याज जाना शुरू होता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाना शुरू होता है। यानी ये जो है आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। कैसे भविष्य को प्रभावित करेगा? यानी कि आपने जैसे लिया उसके बाद जो उसका ब्याज देना पड़ेगा तो आपके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। इस समय जैसे भारत की जो इकॉनमी है, टोटल खर्चे का 20% जो है हम 20% हम सिर्फ ब्याज में पे करते हैं। तो यदि हम ऋण और ले रहे हैं और जो कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है तो हमेशा हमारा राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा तो हमारा राजस्व घाटा लगातार बढ़ता जाएगा। तो हमें ये सारी व्यवस्थाएं और तेजी से बढ़ानी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे भविष्य को गर्त की तरफ ले जा रहा है। और विनिवेश के साथ भी यही हो रहा है। विनिवेश क्या करता है कि जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे लिए एक प्रकार से आय का सृजन करती थी। यदि आय का ये हम बेच देंगे तो एक बार तो हमको पैसा मिलेगा, लेकिन जो ये चला जाएगा तो इससे जो रेगुलर हमारे आय का स्रोत था वो खत्म हो जाएगा। यानी हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये घटने लगेगा। यानी कि ये तो बढ़ ही रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट घटने लगेगा।
तो हम तब भी जो है ये लॉस में जाएंगे, यानी हमारा राजस्व घाटा बढ़ता जाएगा। इसको लेने से, ऋण लेने से हमारा क्या होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, जब हम ऋण लेंगे तो हमारा राजस्व व्यय बढ़ेगा। कैसे? कि जब लोन का ब्याज देना पड़ेगा तो हमारा राजस्व व्यय बढ़ेगा। लोन लेने से हमारा राजस्व व्यय बढ़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज समझा रहा हूं, इसको आप समझ लें। लोन लेने से हम ब्याज देंगे तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय बढ़ जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब राजस्व व्यय बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, राजस्व घाटा बढ़ेगा। राजस्व व्यय जब आपका बढ़ जाएगा तो राजस्व घाटा और बढ़ जाएगा। जैसे ये 150 अभी 200 कर दें तो ये 100 रुपए का हो जाएगा। तो यानी कि जब आप ऋण लेंगे तब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिस कारण आपका राजस्व घाटा बढ़ेगा। ठीक है, सारी समस्याएं और ज़्यादा फिर आपको ये विनिवेश करना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा अपने राजस्व घाटा को मैनेज करने के लिए। दूसरा, अब इसकी तरफ आए, विनिवेश से क्या होगा, इसमें आप अपनी संपत्ति को जब बेचते हैं तो आपके लिए ये संपत्ति जो है आय का सृजन कर रही थी, लेकिन जब आय का सृजन ये करना बंद कर देगी, एक बार आपके लिए जरूर आय होगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जो राजस्व इनकम होता था, राजस्व आय होता था, वो खत्म हो जाएगा। तो आपका जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये क्या होगा, घट जाएगा। सोचें आप कि जब रेवेन्यू रिसिप्ट यानी घटने लगेगा, यानी राजस्व आय जो है घट जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका जो राजकोषीय राजस्व घाटा है ये आपका बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर आप विनिवेश और बढ़ाएंगे, विनिवेश और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ेगा, ऋण और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ेगा। कुल मिला के हम इसका समाधान इस तरह से नहीं कर सकते। इस समस्या से हम जब निपटने के लिए, राजस्व घाटा की समस्या से निपटने के लिए जब हम विनिवेश या ऋण के ऑप्शन पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं है जैसे दलदल है, जितना आप उससे निकलने का प्रयास करेंगे, जितना ताकत से आप निकलने का प्रयास करेंगे, उतनी तेजी से आप और उसमें धंसते जाते हैं। तो ये जो दो तरीके हैं, ये कहीं ना कहीं जो है आप दलदल में फंसने का एक दो आयाम है। इन दोनों के यूज से आप जो है दलदल में और फंसते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सिर्फ हमारे पास जो है राजस्व इनकम को बढ़ाया जाए। राजस्व इनकम को बढ़ाने के जो तरीके हैं वो तरीका ये है कि हम जो है अपने टैक्सेशन सिस्टम को सही करें, जो हमारी ये व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं से लड़ें और किसी तरह भ्रष्टाचार को दूर करें, जिससे हमारे देश के लिए अतिरिक्त आय का सृजन हो। क्या हमारे पास क्षमता है कि बिना इनके सब के हम जो है अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास इतनी क्षमता है कि जब हम अपने रेवेन्यू रिसिप्ट को यानी राजस्व आय को सही ढंग से यूज करेंगे तो हमारे लिए ये एक्सेस मनी छोड़ेगा। राजस्व घाटा नहीं होगा बल्कि राजस्व लाभ होना शुरू हो जाएगा। जो ये राजस्व लाभ होगा तब हम इसको पूंजीगत व्यय में यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, पूंजीगत व्यय क्या है, ये थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे, इसीलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे सीखने से पहले आप प्रीवियस क्लासेस को देखें, तब आप जो है कनेक्ट होते जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि आपने हमें 3 महीने का टाइम दिया और मेरे पूरे लेक्चर इकोनॉमिक्स के लिए, आपके लिए इकोनॉमिक्स कभी भी आप एनी टाइम डिलीवर करने की स्थिति में होंगे, इतना सहज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा पीछे से आप आएंगे तब इस क्लास में अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको नई लग रही होंगी जब आप इस क्लास में आएंगे। अब राजस्व घाटा ही नहीं जानते हैं आप, राजस्व इनकम नहीं जानते, राजकोषीय घाटा नहीं जानते, तो आप इस क्लास में थोड़ा सा कम कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप मेरे प्रीवियस क्लासेस से होते आएँ तो आप बहुत ही सहज होते जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये जो है बढ़ता जाएगा, तो हमें ज़रूरी ये है कि देश की उन्नति के लिए, और हमारे पास ये क्षमता है कि हम इन दोनों ऑप्शन की तरफ कम जाएं, या इनको हम ख़त्म करके हम केवल जितना फोकस इन दोनों पे हैं इतना इस पे फोकस हो जाएं, तो हमारे लिए हमेशा का समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमेशा के लिए हम इन दोनों ऑप्शन से उस दलदल से निकल पाएंगे। ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं कि इसमें जाने के बाद हम कभी उस दलदल से निकल नहीं सकते, बल्कि और फंसते जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो भविष्य है वो जो है लगातार प्रभावित होगा। जैसे अभी हम 20% ब्याज दे रहे हैं टोटल खर्चे का, तो आगे हो सकता है कि हम 35% 40% देने लगेंगे, क्योंकि हम इन दोनों से बहुत ज़्यादा ऋण लेते हैं। तो ये जो समस्या होगी वो हमारी स्थिति हो जाएगी यूरोप की। यूरोप में ये दिक्कत है कि वहाँ की सरकार यदि लोन लेना चाहे, बांड जारी करती है अपने पब्लिक को, तो वहाँ
उन सरकारों से इतना विश्वास रूठ गया है वहाँ की जनता का, वो टूट गया है विश्वास कि वो वहाँ की जनता उनका बांड खरीदने को तैयार ही नहीं होती। तो यूरोपियन कंट्रियों की ये दिक्कत है, बहुत बुरी स्थिति होती है। तो हमें ज़रूरी है कि हम इस पे काम करें। ये ऋण इस तरह से बढ़ता रहा तो हम जो है दलदल में समाते चले जाएंगे। फिर हमारे पास अभी ये समय है कि सुधरने का, और अभी हम ये कर क्या रहे हैं कि हम करप्शन की पराकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। आप ग्लैमर देखें कि कोई 5 फॉर्च्यूनर लेके नेता चल रहा है तो हम इतने उसको मतलब सामाजिक एक्सेप्टेंस हो गया है कि वो खुलेआम चोरी करके टहल रहा है, लेकिन उसको लोग उसके एक सम्मान में नतमस्तक यानी सिजदा करने लगते हैं। ये गलत चीज़ें हैं। यदि हमको तो पर्सनली जो चोर मैं देखता हूँ रेलवे स्टेशन पे, यदि 100 रुपये 500 रुपये वो चोरी करके भागता है तो जनता उसको पीट रही होती है, तो मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए तकलीफ़ होती है, ये मैं सोचता हूँ कि जो पीट रहे हैं इनको हमको लगता है कि इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान नहीं है कि ये जो जिसको आप मार रहे हैं वो अपने पेट के लिए चोरी किया था। 100, 50, 200, 500 वो अपने पेट के लिए चोरी किया था, क्योंकि वो भूखा था, उसके पास कोई और आधार नहीं था, उसका किसी ने हक लूट लिया था जिस कारण उसके लिए आय का सृजन नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो चोरी करने पे बाध्य था। इसलिए उसने 100, 50 रुपये 500 रुपये आपकी जेब से चोरी कर लिया। ठीक है, उसको आपने इतना मारा, गलत किया, मारा आपने। लेकिन आप जिनके सामने जाके सजदा करते हैं कभी उनको देखें कि उनके आईने में उनके चेहरे जो इतने रंगीन और इतने शाइनिंग के दिखते हैं वो कितने ब्लैक हैं। उनको देखेंगे तो उनके ऊपर और आपको घिन आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन चूँकि आप इकोनॉमिक्स से दूर हैं और क्वालिटेटिव एजुकेशन की कमी है, जिस कारण आप सही मापदंड नहीं कर पाते कि एक्चुअल चोर कौन है और जो है मजबूर चोर कौन सा है। 2 तरीके के चोर हैं, एक एक्चुअल चोर और दूसरा मजबूर चोर। तो जिसको आप रेलवे प्लेटफार्म पे पीटते हैं 500 रुपये के लिए वो मजबूर चोर है, और जो खुलेआम गाड़ी में घूम रहे हैं और तामा झामा उनके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है लूटने के लिए, वो जो है एक्चुअल चोर है। ठीक है, तो आप चोरों को समझिए, और वो तभी समझ सकते हैं जब आप इकोनॉमिक्स समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देखें कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या सरकार को ये नहीं पता है? सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार कुर्सी के लालच में इतना मदमस्त है कि वो ये चीज़ आपको नहीं बता सकती। जब ये आपको जानकारी हो जाएगी तो आपका दिल टूट जाएगा, और वो आपका दिल कभी नहीं टूटने देंगे, क्योंकि उन्हें कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। तो जब हम लोग चर्चा करते हैं कि विनिवेश क्यों किया जा रहा है, तो सरकार उसके पीछे ये तर्क देती है कि देखें कि विनिवेश हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो ये हमारी PSUs थे ये बहुत पुराने हो गए हैं और इनकी जो उत्पादन करने की क्षमता है वो घट गई है। तो हम इसके कुछ शेयर को बेच के, यानी कुछ हिस्से को बेच के, देखें इसका जो PSU है उनकी आय करने की क्षमता घट गई है। कारण क्या है कि उनकी जो पुराने आधारभूत संरचना थी वो कम अच्छी हो गई है, इसलिए अब उनकी उत्पादन क्षमता कम हो गई है। तो हमें ज़रूरी है कि हम उनकी आधारभूत संरचना को मजबूत करें जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े। सरकार का ये तर्क है। तो उत्पादन क्षमता बढ़े तो उसके लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनकी आधारभूत संरचना को ठीक कर सकें, यानी पुरानी मशीनरियों को हम नया कर सकें, ये हमारे पास क्षमता नहीं। तो हमारे पास क्या है कि हम उनके कुछ हिस्से को बेच दें। जैसे 2012-13 में मनमोहन सिंह साहब ने यही किया था। 8 से 10% जब आप उनका हिस्सा बेचते हैं तो आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू प्राप्त होता है। जब वो रेवेन्यू प्राप्त होता है तो आप उस जो आपका PSU है उसमें आप उसको लगाते हैं, तो PSU की जो है जो क्षमता थी उत्पादन की वो बढ़ जाती है। यद्यपि कि जैसे मान लीजिए कि ये PSU है, PSU ये आपने 10% इसके शेयर को बेच दिया, ठीक है, लेकिन 90% आपका बचा। इस 10% के बेचने से आपको बहुत रुपया मिला, ठीक है। इस रुपए का आपने इसमें जो है PSU में यूज किया, जिससे इस PSU की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ी, ठीक है, उत्पादन करने की क्षमता बढ़ी। तो ये जो 100% रह के जितना उत्पादन करता था उससे ज़्यादा ये 90% ही उत्पादन करने लगेगा। भारत सरकार का ऐसा तर्क है।
वो ऐसा कहती है। लेकिन होता क्या है, जब हम ये बेचते हैं यहाँ से, तो जो हमारा एक अकाउंट है, तो भारत सरकार जो है ये जो पैसा इकट्ठा होता है इनके विनिवेश से, तो इसके लिए कहीं अलग से रखना चाहिए इस पैसे को, तो बिल्कुल अलग से ही रखता है। NIF में, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ये जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में इस सारे पैसे को रखा जाता है। तो सरकार क्या कह रही है कि इस पैसे का यूज हम जो है इसी PSU में इसके उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसकी आधारभूत संरचना में उसको जो है नया करेंगे, उसमें जो जो दिक्कतें हैं उसको मैं दूर करके इसके उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो NIF में जो पैसा इसका जमा हुआ, इसका एक हिस्सा तो इसमें लगता है, एक हिस्सा इसमें लगा, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है परियोजनाओं में चला गया, जैसे मनरेगा में चला गया, जैसे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें चला गया, मतलब बहुत सारी योजनाओं में चला जाता है। तो ये आप देखें कि ये जो एक लगना था इसमें, ये हमारी परिकल्पना थी कि इसमें इस तरह से अगर 10% शेयर बेच के इसकी मशीनरी को सही किया जाए तो कोई गलत बात थोड़े है, गलत बात नहीं है। लेकिन जब उसका यूज अलग अलग होने लगता है, राजस्व घाटा को मैनेज करने के लिए होने लगता है, तब वहाँ से दिक्कत शुरू होती है। तो भारत सरकार के जो हमारे गणमान्य नेता लोग हैं, उनका कहने का ये है, लेकिन वो कहते कुछ हैं और करते कुछ दूसरा है। पहले 8% 10% बेचा जाता था तो ये सारा काम होता था, अब तो पूरे शेयर बेचे जा रहे हैं। तो अब तो PSU ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। सरकारी बयान भी आता है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। तो सबके अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। अब जब इकोनॉमिक्स की आपकी अच्छी समझ होगी तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक सही है और एक गलत है। जब आप इकोनॉमिक्स सही समझेंगे तो मैं कुछ बता रहा हूँ, आप भी कुछ अपना तर्क रखेंगे, तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स को समझने लगें। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि विनिवेश ज़्यादा अच्छा है कि ऋण ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल में दोनों ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और ज़रूरी यह है कि हम राजस्व आय पर काम करें, अपने टैक्सेशन सिस्टम को सही करें, जिससे हमारा हमेशा का जो ये समस्या है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके आगे चलता हूँ, इसको साफ कर लूँ। अब देखिए, हम आपको डबल टैक्सेशन सिस्टम पढ़ाते हैं। डबल टैक्सेशन सिस्टम जनरली आदमी से पूछो तो वो कह देता है स्टूडेंट कि एक ही वस्तु पर 2 बार टैक्स लगाने को डबल टैक्सेशन कहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। डबल टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि एक ही मूल्य पर 2 बार टैक्स लगना, तो उसको हम कहते हैं कि डबल टैक्सेशन सिस्टम। और डबल टैक्स सिस्टम से जो है निपटने के लिए ही वैट लाया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैट जो आया था वो डबल टैक्सेशन सिस्टम से ही निपटने के लिए आया था। देखें क्या होता है कि जब एक ही वस्तु का तो उत्पादन एक बार होता है, लेकिन उसको बिक्री कई बार होती है, तो जिससे ये चांस बढ़ जाता है कि उसमें कई बार टैक्स लग जाए। और जो ये टैक्स लगता है कई बार, जब एक ही वैल्यू पर टैक्स लगता है, तो इससे क्या होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है, जिसको इसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। इफेक्ट यानी जब एक ही मूल्य पर कई बार सरकार टैक्स लगा देती है तो उससे उसकी कीमत बढ़ने लगती है, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम डबल टैक्सेशन सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, डबल टैक्सेशन सिस्टम को समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ही सहज हो जाएंगे आप इसको लेके। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लें कि मेरा जो तैयार माल है वो आपके लिए रॉ मटेरियल की तरह भी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति का तैयार माल दूसरे के लिए जो है रॉ मटेरियल की तरह हो सकता है। उसको मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं, तब आप डबल टैक्सेशन सिस्टम को समझ पाएंगे। और इनपुट टैक्स जो है उस पर जो घोटाले होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इसमें बहुत घोटाले पकड़े जाते हैं इनपुट टैक्स के, तो वो मैं आपको समझाता हूं। ये समझा दूंगा डबल टैक्सेशन सिस्टम, तो आप समझ जाएंगे कि इनपुट टैक्स के जो घोटाले होते हैं वो क्यों पकड़े जा रहे हैं और कैसे वो जो है करते हैं। ठीक है, बहुत ही व्यवहारिक मैं समझाता हूँ। देखें, ये एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी है। इन्होंने क्या किया, ये गेहूं लिए
गेहूं से इन्होंने क्या किया, आटा बनाया, आटा। तो मान लीजिए 100 रुपए का इनका गेहूं था, ठीक है, और इन्होंने आटा बनाया। देखें, गेहूं आटा से मतलब नहीं है, आप किसी भी चीज़ को ले लेंगे। ये तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं कि जिससे आप इजीली समझ पाएं। गेहूं आटा आप ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपने गेहूं से आटा बनाया, ठीक है, 100 रुपये का आपका गेहूं था, इसकी कीमत थी, आपने आटा बनाया। तो गेहूं से जब आटा बन गया तो उसमें क्या हुआ कि उत्पादन हो गया, तो सरकार ने जो है इस पे टैक्स लगा दिया 10% का। गेहूं से जब आटा आपने बना के बेचने के लिए गए तो सरकार ने, चूंकि आपका एक वस्तु का उत्पादन हुआ, तो वो जो है उस पे एक टैक्स लग गया 10% का। तो कितना हो गया इसका वैल्यू, 110, ठीक है, 110 हो गया। लेकिन आप इसके टैक्स को तो जरूर भरेंगे, लेकिन टैक्स आप थोड़े भरेंगे, आप एक बार भरते हैं लेकिन उसके जो है उसको दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और लास्ट में जो इसको भरता, जैसे आप देखें कि कोई भी मान लीजिए कंपनी ऑनर है, उसने मान लीजिए इस पेन को बनाया, तो पेन जैसे बनी तो इस पे एक टैक्स लग गया, ठीक है, उत्पाद शुल्क, अभी नहीं पुराने का हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक टैक्स लग गया, ठीक है, एक टैक्स जब लगा तो फिर क्या होता है कि वो जो टैक्स कंपनी ने भरा, अब वो तो भर दी, लेकिन उसको क्या करेगी, इसके मूल्य को बढ़ा के आगे की ओर शिफ्ट कर देगी। तो आगे जब दुकान पे आएगा तो बिक्री होगा, तो बिक्री का जो टैक्स लगेगा तो वो टैक्स जरूर भर देगा, लेकिन उसको भी आगे शिफ्ट कर देगा। तो लास्ट में जो अल्टीमेट फाइनली इसको जो उपभोक्ता होता है उसी के ऊपर पूरी तरह से आरोपित होता है, और वही पूरे टैक्स को सारा भरता है, और एक्चुअल बोझ उसी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह अब जैसे गेहूं से आटा बना, 100 रुपए का गेहूं इसका लागत हुआ, और जब इसको पूरा लागत हुआ गेहूं से आटा बनने में 100 रुपए कीमत हो गई इसकी, ठीक है, लागत मूल्य। लेकिन 10 रुपए जो टैक्स लगा उससे फिर इसकी कीमत कितनी हो गई, 110 रुपये। अब देखें 110 रुपया में इन्होंने खरीद लिया, ये बी है, बी ने जो है 110 रुपये में इसको खरीद लिया। अब ये क्या करते हैं कि ये गेहूं हो गया इनके लिए, सॉरी गेहूं नहीं, ये भी आटा हो गया। अब ये क्या करते हैं, आटे से जो है बिस्किट बनाते हैं, आटे से जो है बिस्किट बनाते हैं। आटे से बिस्किट बनाने में इनको 40 रुपया और लगता है, इनका कॉस्टिंग जो आता है। तो हो गया अब कितना कीमत इसकी, 150 रुपया। अब ये इनका चूंकि उत्पादन हो गया है तो इनका भी एक टैक्स लग जाएगा 10% का, 10% का टैक्स लगा तो 15 रुपया और बढ़ गया, तो इसकी कीमत हो गई 165 रुपया, ठीक है। 15 रुपया ये टैक्स लगा है और 10% की दर से 10 रुपया ये टैक्स लगा है। देखिए एक टैक्स ये लगा और एक टैक्स ये लगा, इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स इसको कहते हैं, और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। मुझे लगता है कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स आप समझ गए होंगे कि पहली बार जब हुआ तो एक टैक्स इसी 100 रुपया पे एक बार लगा, और फिर से इसी पर जो है ये दूसरा लगा, तो ये क्या हो गया कि डबल टैक्सेशन सिस्टम हो गया। यानी एक ही वैल्यू पर दो बार टैक्स, एक टैक्स ये और दूसरा ये। यानी 10 रुपये तो पहले इन्होंने दिया ही था टैक्स, वो इनपुट टैक्स हो गया। तो फिर लेकिन देखें कैसे काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ व्यापारी काम कैसे करते हैं। जैसे इन्होंने लिया 110 रुपये में, तो इन्होंने 10 रुपया टैक्स लगा दिया इनपुट टैक्स। तो ये जो पर्ची बनाएंगे अपना बिल की, तो उसमें इनपुट टैक्स जो है 10 रुपया मेंशन करके इनको दे देंगे, ठीक है। अब इनके पास इनपुट टैक्स जो है 10 रुपये लिखा आ गया। अब ये क्या करेंगे, जब इसको बेचने के लिए जाते हैं तो 15 रुपया टैक्स की बात और होती है। तो इन्होंने कहा कि क्या हमसे डबल टैक्सेशन लिया जाएगा, मैंने 10 रुपये इनपुट टैक्स ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर ये कैसा 15 रुपया डबल टैक्स कैसे। तो सरकार कहती है कि छोड़िए, आप डबल टैक्स नहीं देना है आपको। तो ये 15 रुपया जो आपका आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, इसमें से इनपुट टैक्स जो आपने पहले से दे दिया है इनपुट टैक्स, उसको आप घटा के हमको नेट टैक्स दे दीजिए, यानी 5 रुपया दे दीजिए। जो आपका 10 रुपया इनपुट टैक्स है
वो आपने जमा ही कर दिया है। 15 रुपया अब हमारा रिजल्टेंट टैक्स हो रहा था, लेकिन 10 रुपया आपने पहले जमा कर दिया है, तो 15 में से आप 10 घटा के अब हमें आप जो है 5 रुपया टैक्स दे दीजिए। लेकिन अब देखें ये हो गया, अब आपको 5 रुपया ही देना था। अब आप देखें कि किस तरह से ये लोग करप्शन करते हैं और किस तरह से आगे ये सिस्टम बढ़ता है। देखें कि 5 रुपया ये जो टैक्स है इनको एक्चुअल में देना था, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये 15 रुपया जब रहता है इनका, तो 5 रुपया के चक्कर में इनका सामान डिले होता। यानी कि जैसे अब ये सरकारी तंत्र आप समझ ही रहे हैं, काफ़ी टाइम लगता है उसमें। तो ये कहते हैं कि 5 रुपये का चक्कर छोड़िए, आप पहले 15 रुपये ले लीजिए। यानी कि ये व्यापारी जो है 15 रुपया पहले पे कर देते हैं, फिर ये बाद में जब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें ये बात करते हैं कि आप जो है हमें 10 रुपया वापस करिए। यानी कि 15 रुपये इन्होंने फाइनल दे दिया, उसके बाद कहते हैं कि हमारा जो इनपुट टैक्स था उसे आप हमारा वापस कर दीजिए। यानी कि 15 रुपया तो मैंने जमा कर दिया। तो ये ले जाके वहाँ जब फाइल करने के लिए जाते हैं, आप यहाँ तक समझ गए होंगे, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और नेट टैक्स। यानी कुल मिला के इनको ये वाला वापस हो जाना चाहिए। आउटपुट टैक्स हर सरकार ले लेगी, उसमें से इनपुट टैक्स जो है वापस हो जाना चाहिए। क्योंकि देखें टोटल 15 रुपया होना चाहिए था, लेकिन 10 रुपया इन्होंने पहले से दे दिया है, तो अब उनको 5 रुपया ही देना था। लेकिन व्यापारियों ने अपनी सुविधा के लिए 15 रुपये पहले दे देते हैं, और उसके बाद जब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें 10 रुपये इनपुट टैक्स वापस करने की मांग करते हैं, और भारत सरकार उनको वापस करती है। अब देखें कि इनपुट टैक्स करप्शन कैसे करते हैं, ये कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, वो आप समझें। कि देखें 2 फाइल इन्होंने दी, 2 बिल इन्होंने दिया, एक इनपुट टैक्स का, इनपुट टैक्स, दूसरा आउटपुट टैक्स। एक्चुअल में इनको जो देना चाहिए था, इनपुट टैक्स जो है 10 रुपया दिखाना चाहिए था, और आउटपुट टैक्स इनको 15 रुपया दिखाना चाहिए था। ये भी इन्होंने पे कर दिया है, इसको भी इन्होंने पे कर दिया है। तो अब इनको वापस क्या होना है, वापस इनको 10 रुपया वापस हो जाता, तो भारत सरकार के खाते में 15 रुपया चला जाता। ठीक है। या फिर हम इस तरह कहें कि 10 रुपया ये पहले से ही जमा कर दिए थे, जब इन्होंने 15 रुपया जमा कर दिया आपकी आउटपुट टैक्स, तो इसमें से 10 रुपया, चूंकि 5 रुपया ही चाहिए था नेट टैक्स, तो 10 रुपया इनको वापस हो जाता। समझ गए? कुल मिला के कहने का मतलब मेरे आप समझ पा रहे होंगे, 10 रुपया जो है इनको वापस मिलना चाहिए था। यानी कि 25 रुपया जब टोटल ये जमा कर दिए हैं, तो उसमें से 10 रुपया इनको वापस होना चाहिए था। लेकिन ये करते क्या हैं, ये ऐसे नहीं करते। ये चूंकि इनपुट टैक्स जो इनका बनना होता है, इनके पास सारा सिस्टम है, सारी चीज़ें अपने आप बना लेते हैं। तो ये इनपुट टैक्स को 10 रुपया ना दिखा के इनपुट टैक्स को ये 14 रुपया दिखा दिए या 13 रुपया दिखा दिए। तो ये क्या करते हैं, जब टोटल जो जितना अमाउंट है, जितना मतलब 5 रुपया इनको मिलना था, तब इन्होंने फिर चूना लगा दिया। ये जो 10 रुपया इनपुट दिखाना था, 14 रुपया तो इन्होंने पहले पे किया। ठीक है, इन्होंने पे 10 रुपया किया था, लेकिन इन्होंने इसको बना दिया 14, तो जिससे जो 5 रुपया ये वाला मिलना था, उसमें से भी इन्होंने 4 रुपये का चूना लगा दिया। तो भारत सरकार को सिर्फ जो है इधर से 1 रुपया मिला। यानी टोटल कितना हुआ, 10 + 1, और मिलना कितना चाहिए था, 15। लेकिन भारत सरकार भी देखती है कि अच्छा ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो जब उनको बताने वाले भारत सरकार को मिलते हैं, तो इनकी जो ये फाइल यहाँ पे हमारे पास आई है जीएसटी फाइल के दौरान, तो इसका क्रॉस चेक करा लेते हैं। जहाँ से आप यहाँ इन्होंने दिया था ना इनपुट टैक्स के लिए, इनपुट टैक्स जो बना के दिया था, ए ने दिया था, तो ये कहते हैं कि इसको क्रॉस चेक कर लो। तो इन्होंने तो इनपुट टैक्स 10 रुपया लगाया था, और आपने जो है इनपुट टैक्स जो है 14 रुपया लगा दिया है। तो यहाँ ये फंस जाते हैं। तो इस तरह से ये भ्रष्टाचार करते हैं, और भारत सरकार इनको इस तरह से पकड़ती है। तो इस तरह से जो है खुलता रहता है मामला हमेशा। मुझे लगता है कि आप जो है इनपुट टैक्स के बारे में समझ गए होंगे। अब काफ़ी टाइम भी हो गया है, नहीं तो मैं भुगतान संतुलन शुरू करता। चूँकि भुगतान संतुलन में थोड़ा टाइम लगेगा, और जो कि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर दिक्कत होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आ रहा है, तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं ऑनलाइन जब हमारा लाइव क्लासेस का ऑप्शन खुल जाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।